नमस्कार दोस्तों। अब हम वैद्युत फ्लक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं खुले पृष्ठ और बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स की। तो दोस्तों, खुले पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स को समझने से पहले हमें खुले पृष्ठ के बारे में मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, खुला पृष्ठ क्या होता है कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र का स्रोत, जैसे मान लिया ये प्लस क्यू है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, किसी पृष्ठ के द्वारा कवर्ड नहीं है, मतलब ढका हुआ नहीं है। यदि मान लिया ये विद्युत क्षेत्र का जो स्रोत है अपने पास प्लस क्यू, ये किसी पृष्ठ के द्वारा ढका हुआ नहीं है, तो वो पृष्ठ कहलाता है दोस्तों खुला पृष्ठ। और यदि ये क्यू आवेश किसी पृष्ठ से ढका हुआ होता तो यही जो पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ कहलाता। अब दोस्तों, हम सबसे पहले खुले पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को समझो दोस्तों। ये कोई एक खुला पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A है। इस खुले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो हमने A माना हुआ है, और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से कोई वैद्युत क्षेत्र आ रहा है और हमें इसके कारण वैद्युत फ्लक्स का मान कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, खुले पृष्ठ के कारण जब हम वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो पृष्ठ है वो किसी एक अल्पांश dA से मिलकर बना है। ठीक है ना, ये पूरे पृष्ठ ऐसे ही अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। तो जब हम पूरे पृष्ठ के लिए जब हम वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले हमें इस अल्पांश से गुजरने वाले या अल्पांश से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करना होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इस अल्पांश से जो संबद्ध फ्लक्स है वो d फाई है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम फ्लक्स में पढ़ चुके थे कि ये जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर के। और यहाँ दोस्तों डायग्राम में E वेक्टर और dA वेक्टर की दिशा सेम है, इसलिए हम फ्लक्स लिख सकते हैं d फाई इज इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा EdA cos थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो d फाई निकल कर आएगा दोस्तों E डॉट dA, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा। तो ये तो अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया या अल्पांश से संबद्ध फ्लक्स हो गया। अब हमें यदि पूरे पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो फ्लक्स निकाला है हमने अल्पांश के लिए, और चूंकि ये पूरा पृष्ठ ऐसे अल्पांशों से मिलकर बना है इसलिए उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जो फ्लक्स है उसका यदि हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमें इस संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम ये जो खुला पृष्ठ है, इस खुले पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स को लिख सकते हैं E डॉट dA, इंटीग्रेशन E डॉट dA। और यदि दोस्तों सदिश रूप में लिखना हो तो सदिश रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। क्योंकि फ्लक्स तो दोस्तों अदिश राशि है, लेकिन E वेक्टर और dA वेक्टर ये दोनों सदिश राशि हैं। तो सदिश रूप में फाई इज इक्वल टू लिखा जाएगा इंटीग्रेशन डॉट dA वेक्टर।
तो दोस्तों ये तो हो गया खुले पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, जो हम इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन यदि ये पृष्ठ यदि बंद होता, मतलब ये जो Q है वो इस पृष्ठ के अंदर होता, तो फिर उसके लिए हम क्या करते दोस्तों, वो हम आगे बताएंगे आपको। और यदि दोस्तों यही पृष्ठ यदि बंद पृष्ठ होता, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये कोई एक बॉल है मान लिया, और उस बॉल के अंदर कोई आवेश है Q, तो जो बॉल का जो पूरा पृष्ठ है उसने इस आवेश को ढका हुआ है, इसलिए ये जो बॉल का पृष्ठ है वो क्या होगा, वो एक बंद पृष्ठ होगा। और दोस्तों हम ये उस पृष्ठ पर एक अल्पांश मान लेते हैं dA, तब इस बंद पृष्ठ से जो संबद्ध फ्लक्स होगा, उस बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स के लिए हम इसी तरीके से लिखेंगे d phi E डॉट dA वेक्टर E dA cos थीटा एज इट इज लिखेंगे दोस्तों। केवल यहाँ एक चेंज होने वाला है, क्योंकि ये एक बंद पृष्ठ है, इसलिए यहाँ हम जब इंटीग्रेशन करेंगे बंद पृष्ठ के लिए, तो यहाँ एक साइन आ जाएगा दोस्तों। ये बंद पृष्ठ का इंटीग्रेशन होता है, इसलिए यहाँ हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बंद पृष्ठ के लिए, इसलिए यहाँ केवल एक साइन चेंज होगा, बाकी का बिल्कुल वो की वही मेथड रहेगा फ्लक्स का। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आपको बंद पृष्ठ और खुले पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स है उसके बारे में मालूम चल गया होगा। धन्यवाद। तो वैद्युत फ्लक्स को आगे हम इस उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इस उदाहरण में एक बेलन दिया हुआ है और वो वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और हमें ये जो बेलन है इससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये बेलन कितनी सतहों से मिलकर बना है। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि ये बेलन एक तो वक्र पृष्ठ से मिलकर बनता है। ये जो पृष्ठ है इसका, ये वक्र पृष्ठ होता है जो ऐसे घुमा हुआ होता तो आयताकार है, उसको फोल्ड करके बनाया जाता है, लेकिन होता ऐसे है, वो फोल्ड करके तब वो ऐसे हो जाता है, वक्र पृष्ठ हो जाता है। तो एक सतह तो इसकी ये हो गई वक्री है, एक सतह इसकी ये हो गई वृत्ताकार, और दूसरी ये वृत्ताकार सतह। तो यूँ जो बेलन है वो 3 सतहों से मिलकर बना होता है। हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि ये जो इसकी सतह है वो S1 है, ठीक है, ये S2 है, और ये जो तीसरी सतह है वो S3 है जो वक्रीय है। यहाँ हम कोई अल्पांश मान लें, यदि ds, यदि दोस्तों इस सतह पर हम कोई अल्पांश मान लेते हैं ds, ऐसे इस पर ds मान लेते हैं, और एक अल्पांश मान लेते हैं यहाँ वक्र पृष्ठ पर ds। तो दोस्तों हम देखेंगे ये जो अल्पांश होगा, इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश होगा ds वेक्टर, उसकी डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर होगी, पृष्ठ से लंबवत और बाहर की ओर, ऐसे यहाँ भी लंबवत होगी और बाहर की ओर होगी। और ये जो तीसरा अल्पांश है उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी दोस्तों ऊपर की तरफ, क्योंकि ये पृष्ठ इस तरीके से है, और इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा ऐसे होता है परपेंडिकुलर पृष्ठ की, और इसको जब हम ऐसे जब इसको ट्विस्ट करेंगे, मोड़ेंगे इसको, तो इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। इसलिए इस पृष्ठ के लिए जो ds वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। अब हम दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि इस वाले पृष्ठ के लिए जो E वेक्टर और ds वेक्टर है उसके बीच जो एंगल बनेगा वो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों की दिशा सेम है। इधर देखा जाए तो दोस्तों E वेक्टर की दिशा ऐसे है और ds की बाहर की तरफ है, इसलिए यहाँ जो एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री। और दोस्तों यहाँ जो E वेक्टर और ds वेक्टर में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। अब हम ये जो सरफेस है जिसको हमने इसको S1 माना है
इसको S2 और जो वक्र पृष्ठ है उसको S3 माना है। इन तीनों से संबद्ध फ्लक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे और उनको जोड़ देंगे, तो उसके बाद ये जो पूरा बेलन है इससे संबद्ध फ्लक्स निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यदि हम नेट फ्लक्स की बात करें तो फाई इज इक्वल टू होगा, पहले तो हम S1 पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये तो हो गया S1 से संबद्ध। दूसरा लिख देंगे हम S2 से संबद्ध फ्लक्स, तो वो होगा दोस्तों E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और तीसरा जो हम लिखेंगे, ये मान लेते हैं हम S1 से, ये S2 से, और तीसरा लिख देंगे S3 से संबद्ध फ्लक्स। इसको हम लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और किससे संबद्ध है? S3 से। अब इनको दोस्तों हम आगे ड्राइव करेंगे तो फाई इज इक्वल टू आएगा, ये इसको आगे हम लिख सकते हैं इस तरीके से E ds cos थीटा। ऐसे ही दोस्तों इसके लिए लिख सकते हैं हम। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आएगा। अब यहाँ हम अलग अलग सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सबसे पहले S1 के लिए पुट करते हैं, तो S1 के लिए तो आ जाएगा दोस्तों ये 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री। S2 के लिए लिखेंगे तो दोस्तों S2 के लिए आ जाएगा 0 डिग्री। तो अलग अलग पृष्ठ के लिए रख देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हम जब मान पुट करेंगे तो हम जानते हैं cos 180 डिग्री इसकी वैल्यू -1 होगी, cos 0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू दोस्तों 1 होगी, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू ये निकल कर आएगी S3 के लिए जो फ्लक्स है संबद्ध वो कितना हो जाएगा? 0। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का S1 E डॉट ds, और ये हो जाएगा दोस्तों S2 E ds। इसको हम पलट के लिख सकते हैं दोस्तों। पहले ये प्लस वाला लिखा जा सकता है और बाद में ये माइनस वाला भी लिखा जा सकता है, इसको बाद में लिख देंगे दोस्तों। यहाँ हम देखते हैं कि जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से E कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा S1 ds, ये हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा S2 ds। S1 और S2 के क्षेत्रफल समान आएंगे, तो ये दोस्तों ये शो करेगा हमें कंप्लीट, ये मान होगा दोस्तों S1 का, और ये जो मान होगा ये S2 का मान होगा। चूंकि S1 इज इक्वल टू S2 है, इसलिए फाई लिखा जा सकता है दोस्तों माइनस का, इसको हम किसी S के बराबर मान लेते हैं, ये लिखा जाएगा माइनस का ES, और ये हो जाएगा प्लस ES। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों यहाँ से जो फाई की वैल्यू है वो 0 निकल कर आएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो बेलन होगा, इस बेलन से संबद्ध संपूर्ण फ्लक्स की वैल्यू 0 मिलेगी। धन्यवाद।